नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हमने सोचा था कि हम राज्यसभा और लोकसभा को अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा को और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे लोकसभा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं राज्यसभा की कॉम्पोजिशन। राज्यसभा कैसे कैसे एमपी से बनती है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। ठीक है, और लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? वो करती है पीपल को डायरेक्टली। वो डायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो हमारी राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। तो जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स की गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 250, जिसमें से 238 मेंबर जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे और जो 12 मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेट होंगे। अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है 245, जिसमें से 229 मेंबर्स जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं स्टेट से, और 4 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से हैं, और 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। अच्छा, जे एंड के से यूटी बनने से पहले राज्यसभा से कितने मेंबर थे और लोकसभा से कितने मेंबर थे, पता है आपको? या बताइए मेरे को। राज्यसभा से 4 मेंबर थे और लोकसभा की सीटें कितनी थी? 6 सीटें थी। राज्यसभा की 4 सीटें थी और लोकसभा की 6 सीटें थी जे.एंड.के की पार्लियामेंट के लिए। अब क्या होता है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245। जैसे कि जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वहां पे इलेक्शन होके ये एमएलए जाते हैं। ठीक है, एमएलए बनता है स्टेट असेंबली की इलेक्शन होके, और पार्लियामेंट की जब इलेक्शन होती है तो वहां पे बनते हैं एमपीज। जिसको इनमें कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगी। जो स्टेट असेंबली की इलेक्शंस होती हैं उसमें बनते हैं एमएलए, और जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है उसमें बनते हैं एमपी। तो ये जो एमएलए हैं, ये जब एमपी बनते हैं तो इनका जो सफ़र है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से तय होता है। और ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं ये होती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट, इस तरीके से इनकी इलेक्शंस होती हैं और ये एमएलए जो हैं वो एमपी बन जाते हैं। पहले जो थी वो हमारी 3 यूटीज थी जिनके राज्यसभा में एमपीज जाते थे, दिल्ली, पुडुचेरी और पुडुचेरी जिसको बोलते हैं अभी। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर 2019 से क्या हो गया है कि अभी इसके जो राज्यसभा मेंबर जो हैं अभी नहीं है। जैसे ही री इलेक्शन होगी, यहाँ पे स्टेट असेंबली की इलेक्शन होगी, वैसे ही हमारे जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के लिए चले जाएंगे। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। जो 4th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा, इस बारे में बात करता है। हर एक एमपीज की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको राज्यसभा में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए। तो राज्यसभा में जाने के लिए जो आपको एज लिमिट चाहिए, ठीक है, तो आप 30 साल से कम नहीं होने चाहिए, 30 साल से ज़्यादा ही आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आपको लोकल जो अपनी पंचायत है उसकी इलेक्शन लड़नी है तो उसके लिए आपको 21 साल जो एज है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र जो है आपकी पूरी हो जानी चाहिए। तो ये 2 मैंने डाल दिए थे ऐसे, आपको नॉलेज तो होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, लोकल पंचायत इलेक्शंस के लिए 21 साल पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 साल जो आपकी एज है वो पूरी होनी चाहिए। तो कुछ क्वालिफिकेशन है राज्यसभा का एमपी बनने के लिए। ये क्वालिफिकेशन जो है आपकी होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, 30 प्लस होना चाहिए, लोकसभा के केस में 25 प्लस होना चाहिए। तो और भी बाकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो पार्लियामेंट तय करती है उस हाउस के लिए। फॉर एग्जांपल, ही मस्ट नॉट पोजेस द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो पोजेस नहीं करेगा हमारा एमपी। और उसके बाद वो उसी स्टेट का इलेक्टोर भी होना चाहिए जिस स्टेट से वो आ रहा है, मतलब उस स्टेट में वो वोट भी करता हो जिस स्टेट से वो आ रहा है राज्यसभा में एमपी बन के। ये कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जो उसको एमपी बनने से पहले जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के, फॉर एग्जांपल जिसको हम एमपी बोलते हैं टू राज्यसभा, ये इलेक्ट होते हैं एमएलएस के द्वारा। फॉर एग्जांपल हमारे जम्मू एंड कश्मीर के 87 एमएलएस थे और 4 सीट्स थी हमारी राज्यसभा के लिए। तो ये 87 एमएलएस क्या करेंगे, इन 4 एमपीज को चुनेंगे बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट। ये सिस्टम होगा इनको चुनने का, एमपीज को चुनने का। और ये जो एमपीज चुने जाएंगे ये पॉपुलेशन के बेस पे चुने जाएंगे कि स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। जैसे एक स्टेट की 10 करोड़ पॉपुलेशन है तो उस स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, और जिस स्टेट की 2 करोड़ पॉपुलेशन है उस स्टेट की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो इससे क्या होता है कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है स्टेट्स की राज्यसभा में। ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए के हाउस में कांग्रेस है और सीनेट है,
लेकिन सीनेट में हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर आते हैं, हर एक स्टेट से, चाहे उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है या 10 करोड़ है उस स्टेट की पॉपुलेशन, लेकिन सीनेट में 2 ही मेंबर्स आएंगे। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यूएसए में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट्स की राज्यसभा में। राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, 12 मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी स्पेशल नॉलेज में, स्पेशल स्किल में, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, स्पेशल एक्सपीरियंस हो उनका किसी में, तो उनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है एज ए एमपी ऑफ राज्यसभा। ये 4 फील्ड्स हैं, आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है एंड सोशल साइंस है। इन 4 फील्ड में उसको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन आप बोलेंगे जो सचिन तेंदुलकर था उसको क्रिकेट में नॉमिनेट किया था, लेकिन क्रिकेट तो यहाँ पे है ही नहीं है। लेकिन अभी जो है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी जो सिस्टम वर्क करता है वो काफ़ी रेशनली वर्क करता है, ठीक है, रीजनेबली वर्क करता है। जैसे पहले के हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंटरप्रेट करते थे तो वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट करते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारी जो जुडिशरी है काफ़ी रैशनल हो गई है, काफ़ी वो अच्छे से जो है जजमेंट्स देती है। फॉर एग्जांपल गोलकनाथ केस, उसमें देखो आप कैसे वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट करके कि आपको लॉ बनाने को किसने बोला, लॉ है ही नहीं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट करने को बोला ही नहीं है, अमेंड वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। तो अभी जो है, अभी जुडिशरी काफ़ी रैशनल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी आर्टिकल 21 में आप देखिए तो आर्टिकल 21 में कितनी चीज़ें जो है वो न्यू ऐड हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू प्रिवेसी, ये सब चीज़ें जो हैं जब जुडिशरी रैशनल होती है, काफ़ी अच्छे से सोचती है, जजमेंट देती है, तब ये चीज़ें ऐड होती हैं। लेकिन अगर आप वर्ड बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उस तरीके से फिर नहीं सिस्टम चल पाता है। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में नॉमिनेट किया था। जैसा इंडिया में होता है वैसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिकन सीनेट में कोई भी जो मेंबर है वो नॉमिनेट नहीं होता, लेकिन इंडिया में 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के लिए। अब चेयरमैन की बात कर लेते हैं। हमारा जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो कैसे इलेक्ट होता है। हमारे चेयरमैन को इलेक्ट करता है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज, और ये इलेक्टोरल कॉलेज किससे बना रहता है, ये बना जाता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इन 3 से हमारा बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, जो किसको इलेक्ट करता है, जो इलेक्ट करता है हमारे चेयरमैन को, चेयरमैन टू द राज्यसभा को। और जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो कैसे इलेक्ट होता है, डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो जो इलेक्टेड हुए एमपीज होते हैं उन्हीं में से इलेक्ट हो जाता है। लेट्स सी सम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के। उनको फुल पावर है, वो हाउस को अर्जन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं हाउस की सिटिंग्स को। अगर किसी एमपी की प्रिविलेज जो है वो ब्रीच होती है तो उसमें चेयरमैन का कंसेंट लेना, चेयरमैन का एग्रीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेयरमैन डिसाइड करेगा कि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है कि नहीं हुई है। वो डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, हालांकि वो खुद भी चेयरमैन रहता है बहुत सारी कमेटीज़ का। फॉर एग्जांपल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूलिंग कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, इनका वो खुद क्या रहता है, खुद उनका चेयरमैन रहता है। चेयरमैन का पूरा काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द हाउस, जिससे कि हाउस जो है वो स्मूथली चल पड़े। वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा और उसको मैं पूरा फॉलो करूं, जिससे कि मेरी राज्यसभा जो है वो स्मूथली वर्क कर पाए, स्मूथली अपना बिजनेस जो है वो डे टू डे कैरी कर पाए। जो रिमूवल है हमारे चेयरपर्सन का, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिमूव होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव नहीं होंगे, उनको एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिमूव किया जाएगा। जो रेजोल्यूशन है उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा राज्यसभा में और सिंपल मेजोरिटी से पास होगा लोकसभा में। और ड्यूरिंग रिमूवल, ठीक है, रिमूवल के दौरान वो अपने हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे, वो राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं करेंगे। जब उनका जो रेजोल्यूशन है वो टेबल किया जाएगा उनको रिमूव करने के लिए, उसके बाद वो अपने हाउस को या राज्यसभा को वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। हमारी जो राज्यसभा है वो एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लोकसभा है वो हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाएगी और 5 साल के वो बाद भी चल सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी है, और 5 साल के पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है हमारा राज्यसभा, परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होगा। इसका कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, ठीक है, ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, उनके जो एमपीज का टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना हो सकता है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो बताता है कि जो एमपीज का टर्म ऑफ ऑफिस है वो 6 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो बताता है कि जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं, एमपीज ऑफ राज्यसभा हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, 6 ईयर्स होना चाहिए।
लेकिन इस एक्ट के अंडर हमारे प्रेसिडेंट जो है इनका टर्म ऑफ ऑफिस को रेगुलेट कर सकते हैं। इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है 6 ईयर्स उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और 1/3 मेंबर जो हैं वो हर दूसरे साल में रिटायर हो जाएंगे और हर तीसरे साल में इनकी वैकेंसीज जो हैं वो फिल की जाएंगी। हर दूसरे साल में रिटायर हो जाएंगे और तीसरे साल में जिस जिस स्टेट से वो रिटायर हुए हैं उस स्टेट में उनकी वैकेंसीज जो हैं वो फुलफिल की जा सकती हैं। और जो वैकेंसीज फुलफिल करने के लिए कितनी भी बार ये एमपी री इलेक्ट और री नॉमिनेट होके आ सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। वो इन्फिनाइट टाइम री इलेक्ट री नॉमिनेट होके आ सकते हैं। मतलब 1/3 जो मेंबर्स हैं इसके वो क्या होंगे, हर सेकेंड ईयर में हर दूसरे साल में रिटायर हो जाएंगे और तीसरे साल में ये जो वैकेंसीज हैं ये फुलफिल हो जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की अगर बात कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हम वोटिंग की बात करें हाउस में, राज्यसभा में अगर हम वोटिंग की बात करें तो राज्यसभा में जब भी वोटिंग होगी तो हमारा चेयरमैन कभी भी पहले वोट नहीं करेगा। वो हमेशा तभी वोट करेगा जब टाई हो जाए सिस्टम, जब दोनों तरफ से सिस्टम टाई हो जाए, इक्वल वोट पड़े इस तरफ से भी और इक्वल वोट पड़े इस तरफ से भी, तब जो है हमारा चेयरमैन वोट करेगा। उससे पहले जो है वो वोट नहीं करेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की पावर्स जो हैं वो राज्यसभा से ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनी बिल है, मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, वो राज्यसभा में नहीं होगा। लोकसभा की पावर्स जो हैं वो मनी बिल में काफ़ी ज़्यादा हैं राज्यसभा से। और राज्यसभा इस मनी बिल में रिकमेंडेशंस दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, लेकिन इसको वो आल्टर नहीं कर सकती, इसको वो चेंज नहीं कर सकती। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, वो भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो ठीक है, समझ लिया आपने, जो मनी बिल है वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इसमें जो राज्यसभा जो है वो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ एडवाइस दे सकती है मनी बिल में कि भैया ऐसा करो, ऐसी रिकमेंडेशंस दे सकती है, इसमें ये अमेंडमेंट कर लो। अगर लोकसभा चाहे तो ना भी करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे लोकसभा और राज्यसभा जो हैं वो इक्वल पावर शेयरिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जैसे अमेंडमेंट बिल लाना है अगर, उसके बाद ऑर्डिनरी बिल है जो, इनमें क्या करती है लोकसभा राज्यसभा के साथ जो पावर शेयरिंग है वो काफ़ी इक्वल रहती है इन दोनों की। हालांकि मनी बिल में और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दोनों जो हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, और ये जो अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और ऑर्डिनरी बिल है, इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स हैं वो काफ़ी इक्वल रहती है। इसमें राज्यसभा अगर चाहे तो बिल को टर्न डाउन भी कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द राज्यसभा। थैंक यू सो मच।